हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी आज ठीक हूँ। पिछले एक सप्ताह से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ, इसका मतलब अच्छी हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने उत्सर्जी पदार्थ को किस प्रकार बाहर छोड़ते हैं। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, उत्सर्जी पदार्थ किसको बोलेंगे? जो कि उनको यूज नहीं है और वो उस चीज को वो अपने पास रख भी नहीं सकते हैं, उसका उत्सर्जन करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे हमारे अंदर किडनी क्या करता है, उत्सर्जी अंग है और वो उत्सर्जन करता है। जैसे कि मूत्र जो होता है उसका उत्सर्जन होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसका उत्सर्जन होना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारे अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। उत्सर्जन अति आवश्यक है। उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको कि उत्सर्जन करना होता है। उनमें तो किडनी नहीं होता है, तो वो कैसे करते हैं? तो वो दूसरे माध्यम का यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस समय जो कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है, उस ऑक्सीजन को भी क्या करते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, यानी उनको जरूरत नहीं है, उसका उत्सर्जन कर देते हैं। पहला उत्सर्जी का एक तरीका हो गया। दूसरा क्या करते हैं कि उनमें एक और उत्सर्जन होता है जो कि जितना जल होता है उसका यूज करते हैं, बाकी क्या करते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जन कर देते हैं। दूसरे तरीके का उत्सर्जन हो गया। और उनमें क्या होता है कि पत्तियों में, अब देखिए कि जो पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, केवल पेड़ से पत्तियां गिरती हैं वहीं तक का बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि पेड़ में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा होता है। किसमें? पत्तियों में। जब बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तब क्या करते हैं पेड़, उनको गिरा देते हैं। क्या होता है, उनका जब यूज ही नहीं है तो किस लिए पेड़ में लटके रहे, इसलिए उनको गिरा दिया जाता है। ये हो गया। अब देखिए क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो रेजिन तथा गोंद के रूप में भी पुराने जाइलम में जमा रहता है। बहुत सारे पेड़ में जो कि उत्तक होते हैं यानी टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि डेड सेल के बने होते हैं। इसलिए क्या करते हैं ये कि उसमें भी अपने अपशिष्ट पदार्थ को संचित करके रखते हैं और फिर वो हट जाता है। इसके बाद क्या करते हैं कि ये कुछ जो होता है अपने आसपास के मिट्टियों में भी उत्सर्जित कर देते हैं। ये आपके क्वेश्चन का रह गया आंसर। ये क्वेश्चन के आंसर आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, यानी कि पेड़ पौधे किस प्रकार अपने उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाते हैं। जो आपको जरूरत नहीं है उससे आप छुटकारा कैसे पाते हैं? तो आप उससे दूर चले जाते हैं या फिर उसको दूर भगा देते हैं। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भी हटा दे रहे हैं। जिस रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं उसी रंध्र से ऑक्सीजन को विदा कर देते हैं। दूसरी बात कि जो जल होता है जितना उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है उसको रखते हैं, और जो कि बेकार का है, ज्यादा है, उसको क्या कर देते हैं, उसको भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। ये दूसरी प्रक्रिया हो गई। तीसरा क्या हो रहा है यहाँ पे कि पत्तियों में भी जमा करके रखते हैं। जो पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ से, उसमें अपशिष्ट पदार्थ है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकती, उसमें केवल अपशिष्ट ही बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, पेड़ उस पत्तियों को गिरा देते हैं। कभी ऐसा देखे हैं कि आज ही जो पत्ती नया खिला 2-4 दिन 5 दिन का हुआ है उसमें कि पेड़ से वो अपने आप पत्ती गिर गया? नहीं गिरता है, उसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। जो पुराने पत्ती होते हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे जमा होते हैं और वो भर जाते हैं, जब तो उसको गिरा दिया जाता है। तो ये हो गया, अपने आसपास की मिट्टियों में भी गिरा दे रहे हैं। इन सारे माध्यम को उपयोग करके पेड़ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पा लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है।
अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। क्वेश्चन आप समझ गए, पूछा जा रहा है कि मूत्र जो हमारे अंदर बनता है उनका नियंत्रण किस प्रकार होता है, कि कितना मात्रा में मूत्र बनना चाहिए, जब बनेगा तभी तो उत्सर्जन होगा, तो ये कितना बनना चाहिए, हम जितना पानी पीते हैं क्या सारे पानी का मूत्र बन जाता है या फिर कुछ एक उसका लिमिटेशन है। इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, हम आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप इस चीजों को समझ लीजिए। क्या है, जितना हम पानी पीते हैं उससे क्या होता है कि जितना पानी पीते हैं उसके हिसाब से मूत्र बनता है। जितना भी पानी पीते हैं उसमें से क्या होता है, जो कि अच्छा चीज है, जो हमारे विटामिन मिनरल्स वाटर में जो इंक्लूड होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, और जो बेकार होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उसको किडनी बाहर भेज देता है। तो जितना ज्यादा पानी पीते हैं उतना ज्यादा पानी वहां पे फिल्टर होता है, और क्या होता है कि पानी का फिल्टर हो जाता है कि ये पदार्थ जो हमारे पानी में था, मौजूद था, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और ब्लड के साथ जो भी बेकार का चीज था वो नहीं हमारे शरीर में होना चाहिए, वो सब चीजों को भी क्या करता है, मूत्र के द्वारा, जैसे कि यूरिया वगैरह सबका भी उत्सर्जन हो जाता है। तो ये सारी चीज हमारे शरीर में नियमित रूप से होते ही रहता है। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा पिए जाने वाला पानी और शरीर में अवशोषण, यानी कि हम कितना पानी पी रहे हैं और उनका हमारे शरीर में कितना अवशोषण हो रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से मूत्र भी ज्यादा निकलता है, और कम पानी पीते हैं तो कम निकलता है। लेकिन जितना भी पीते हैं वो हमारे शरीर के लिए, जितना उसमें कि अच्छा चीज होता है उसको रख लेता है, और जो बेकार का पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है। जिस दिन आप फास्टिंग में रहते हैं उस दिन क्या होता है, टॉयलेट नहीं जाते, यानी कि जो निर्जला उपवास करते हैं उनसे पूछिएगा कि डेली की अपेक्षा वो कितने बार टॉयलेट गए हैं। नहीं गए हैं, क्योंकि उनमें क्या हुआ, जल पिए ही नहीं तो उत्सर्जन कहाँ से होगा। तो ये जल जितना भी पी लें और ज्यादा पीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप जितना भी पानी पीते हैं उसमें ये किडनी जो होता है वो बार बार इस चीज का छानबीन करता है कि जो हम टॉयलेट यानी कि जो कि मूत्र है उसको जो हम बाहर भेज रहे हैं उसमें कुछ अच्छा चीज तो नहीं रह गया है जो कि हम मूत्र के रूप में बाहर भेज दे रहे हैं, तो उसका फिर से फिल्टर करके और उसमें भी जो बचा कुछ अच्छा चीज है उसको रख के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भेज देता है। इस चीज का भी ध्यान यहाँ रखा जाता है कि हमारे शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी नहीं निकल जाए, यानी कि मूत्र का कंट्रोल भी किया जाता है। कहाँ पे हो रहा है, किडनी में हो रहा है। ये मूत्र का कंट्रोल भी किया जाता है ताकि हमारे शरीर से ज्यादा पानी अगर निकल जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल कौन करेगा। हमारे शरीर में पानी का तो अहम रोल है ना, तो वो बॉडी का कंट्रोल करने में भी पानी का अहम भूमिका है। इसी वजह से क्या होता है कि ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। एक और बात, हार्मोन्स, देखिए वेसोप्रेसिन हार्मोन जो कि मास्टर ग्लैंड के अंतर्गत ये आता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड का उस पर कंट्रोल रहता है। तो उस वेसोप्रेसिन हार्मोन का भी यही कार्य है कि शरीर में जो मूत्र बनता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा पतला नहीं हो जाए, और इस तरीके का नहीं हो जाए कि जो कि अच्छा चीज है वो भी बाहर निकल जाए। वेसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन है, हम जब आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ा रहे होंगे उस समय आपको बताए होंगे। तो ये सारी चीजें अब आप इसको जिस प्रकार लिखना चाहें उस प्रकार घुमा फिरा के लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अब हमें क्या सॉल्व करना है। देखिए कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक से है, तो क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही है। तो चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क की बात किया जा रहा है, ये वृक्क। पोषण में हम लोग वृक्क पढ़े थे क्या? नहीं, पोषण में वृक्क का कोई जरूरत नहीं है, तो ये पोषण में नहीं हो सकता। श्वसन में भी नहीं है वृक्क, तो क्या चीज में है? उत्सर्जन में है, क्योंकि परिवहन हमारे अंदर होता ही नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन यानी कि अमीनो एसिड का वहन, और ऑक्सीजन का वहन।
तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो पादप में जाइलम का कार्य, जाइलम और ज से जल, यानी कि हम कहेंगे कि जल का वहन करता है जाइलम और भोजन का कौन करता है? फ्लोएम। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पेड़ पौधे में। तो उनमें क्या क्या आवश्यक है? तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य की ऊर्जा, यानी कि ये तीनों चीज आवश्यक है। तीनों नहीं बल्कि 4 चीजें, जल को इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल बोला जा रहा है, और सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीज सही है, इसलिए बोल दिए उपरोक्त सभी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यानी कि जब हम पाइरुवेट का विखंडन पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे कि बाकी सारी चीज क्या हो रहे थे? कोशिका द्रव्य में हो रहे थे, लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था तो क्या हो रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, यानी कोशिका द्रव्य में नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का जब विखंडन हो रहा है तब क्या बन रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, लेकिन ये क्रिया कहाँ हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। इसीलिए गलती से भी इस कोशिका द्रव्य को नहीं मारिएगा, ये हरित लवक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पाइरुवेट का विखंडन जो हो रहा है हम हरित लवक के बारे में नहीं पढ़े हैं, केंद्रक में भी नहीं होगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे जो कि इतना ही आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें आगे और कौन सा क्वेश्चन आंसर करना है। एक और क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो रिवीजन क्लास का जो सेकेंड क्लास था उसमें भी हमने इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए याद नहीं है तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने लिख लिया है, लेकिन आपको समझा देते हैं। देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं तो पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुंह से ही हो जाता है। यहाँ पे टाइलिन होता है जो लार में पाया जाता है, वहां से ही पचना कुछ कांच के हम लोग थूर थार के अंदर डाल देते हैं जो कि गले में से नीचे उतर जाता है। तो ये चीज है, लेकिन हम केवल वसा की बात कर रहे हैं, इसलिए केवल वसा पे ध्यान देते हैं, केवल वसा के बारे में। तो देखिए क्या है कि ये हमारा हो गया आहार नाल। आगे का बात तो जान ही रहे हैं कि आगे हमारा मुंह है, मुंह के बाद गले से नीचे उतर के, इसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे ये अमाशय हो गया, और अमाशय के बाद ये छोटी आंत। हम केवल जो समझना चाह रहे हैं उसी पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक अग्नाशय और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था यकृत यानी कि लीवर। लीवर में ही पित्त का निर्माण होता है, यानी कि बाइल का निर्माण होता है। तो ध्यान देंगे क्या कि हमारे अमाशय में कुछ भी भोजन का पाचन नहीं हुआ था, यानी कि ये जो वसा है, हम वसा की बात कर रहे हैं, केवल वसा का पाचन हमारे अमाशय में नहीं हुआ। केवल क्या हो गया? ये अम्लीय हो गया, भोजन जितना भी था अम्लीय हो गया। प्रोटीन का पाचन हो गया, आपका एक स्टेप बढ़ जाता है, आप जो कार्बोहाइड्रेट थे उसका भी होगा, लेकिन वसा का यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है। इसमें केवल एंजाइम्स वगैरह सारे मिल गए हैं। इसके बाद क्या होता है? जब ये छोटी आंत के द्वार पे आ रहा है तो हमने क्या कहा था? यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी भोजन थे सारे में सब कुछ मिल गए, लेकिन प्रोटीन भी अभी क्या है, हम यहाँ से ही बात कर रहे कि अमाशय से भोजन यहाँ छोटी आंत में आ गया, लेकिन वसा का अभी तक कुछ भी पाचन नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है? वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, यानी क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में रहता है, यानी कि अगर कोई कह दे कि वसा का पाचन अमाशय में होता है तो बोलिएगा कि गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। ये कहाँ पे होगा? छोटी आंत में होगा। जितनी सारी क्रिया होगी सारी छोटी आंत में ही होगी। छोटी आंत के मुख्य द्वार यानी जो यहाँ पे क्रियाएं होंगी, पाचन सारा जाके छोटी आंत के अंतिम वाले भाग पे होगा, लेकिन अमाशय में कुछ भी नहीं हो रहा है वसा के साथ। अगर कोई कहता है तो वो सही नहीं है।
इसके बाद देखिए क्या होता है कि उसमें एंजाइम जो होता है कार्य नहीं कर पाता है, जितने सारे एंजाइम मिले हुए हैं, और यहाँ से जो एंजाइम इसको पचाने के लिए लाइपेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम को पचाने के लिए आ रहा है? लाइपेज आ रहा है। तो वसा का पाचन करने के लिए यहाँ से लाइपेज को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन लाइपेज भी तब तक कार्य नहीं कर पाएगा। पहला तो ये अम्लीय भोजन है, इसलिए लाइपेज वसा पे कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ये यकृत से जो पीत आएगा, जो बाइल आएगा, वो क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा कि इसको क्षारीय बना देगा। जब भोजन यहाँ पे क्षारीय हो जाएगा तब क्या होगा कि भोजन बाकी सारे पच गए, और उस वजह से क्या होगा यहाँ पे कि छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में खंडित हो जाएगा। कौन? आपका वसा, जिससे कि एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब इसमें जो एंजाइम सब मिले थे उनकी क्रियाशीलता बढ़ जा रही है, वो कार्य अच्छे से कर पा रहे हैं, और क्या कर दे रहे हैं, इमल्सीकरण कर दे रहे हैं। जैसे कि इमल्सीकरण कहने का मतलब कि जैसे कि आपके शरीर में मैल वगैरह रहता है तो साबुन लगाते हैं, तो इमल्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है, मैल आपके शरीर से हट जाता है, वो निकल जाता है, वो इमल्सिफिकेशन होता है। उसी प्रकार वसा जो होता है उस पर भी ये एंजाइम जो होते हैं इमल्सीकरण करके क्या करते हैं, उनको इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफाई हो जाता है वो। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइपेज एंजाइम आया वसा को पचाने के लिए, वो उस पे कार्य करने लगता है और क्या करता है, वसा का पाचन कर देता है। और वसा का पाचन जब होता है तो क्या चीज में होता है, वसा अम्ल और गिल्सिरॉल में होता है। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये छोटी आंत के इस भाग में हो रहा है, लेकिन वसा का पाचन छोटी आंत में होगा। छोटी आंत के इस वाले भाग में सारी क्रियाएं स्टार्ट होगी वसा के लिए, और इस वाले भाग में इनका पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। इसीलिए आपको इस फिगर को ड्रॉ करके मुझे दिखाना पड़ा कि वसा का पाचन किस प्रकार होता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला फिगर अगर आपके माइंड में है तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा, आप एकदम अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।